तो दोस्तों अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, बीएड, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम होते हैं, फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, अगर उनकी तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है। खासकर अगर आप रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ, अल्प टेक की तैयारी करें तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि उन्हीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। साथ साथ अगर आप सीटेट की तैयारी करें तो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और एसएससी जीडी वालों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं रीजनिंग हुई हमारे 99% से लगभग सेम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग टॉप 23 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन करती है संक्रिया क्वेश्चन है, करे यदि b बराबर 6, t बराबर 4, q बराबर 8, r बराबर 24 हो तो r गुणे t भागे q प्लस t का मान ज्ञात कीजिए। देखिए r की वैल्यू r की जगह रख दीजिए, क्या है 24 है, हमने 24 रख दिया, क्लियर है। उसके बाद आपका दिया हुआ है t, गुणे बना करके गुणा बनाइए, t की जगह 4 है 4 लिख दीजिए, फिर भागे दिया हुआ भागे बनाइए, फिर q की जगह 8 है 8 लिख दीजिए, फिर प्लस बना हुआ प्लस कीजिए, t की जगह क्या है, t बराबर आपका 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब आप जानते हैं इसको हम किस रूल से सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास रूल से। तो बोर्ड मास रूल से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे फटाफट सेकेंडों में। b की वैल्यू 6 दी हुई है, b यहाँ पे नहीं था तो कंफ्यूज में मत पड़िएगा, b को छोड़ दीजिए, जो नहीं है उसको छोड़िए। अब सबसे पहले भाग निपटाते हैं। तो देखिए भाग जाएगा जब नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। एक लाइन मैं लिख देता हूँ, लेकिन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। 4/8 इसको लिख देंगे, अब प्लस 4, 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा, ये 2 से काटेंगे 12 बार जाएगा, 12 को 4 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। आपका आंसर हो चुका है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन मुझको दिखा। ये रोमन भाषा वाला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोमन अंकों सी डी एल एक्स और एम का सही क्रम है। अब आपको सी डी एल एक्स एम का जब तक मान नहीं मालूम रहेगा तो आप कैसे बता पाएंगे कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तभी तो क्रम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए एम की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि 1000 होती है। उसके बाद दोस्तों डी का नंबर आता है, डी होता है 500, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका सी आता है, सी होता है आपका 100, और उसके बाद एल आता है, एल होता है दोस्तों 50, और उसके बाद एक्स आता है, एक्स सभी को पता होगा कि 10 के रूप में लिखा जाता है। तो सबसे बड़ा एम इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ, चलिए ठीक है। उसके बाद आना चाहिए आपका क्या, डी आना चाहिए, डी चलिए इसमें है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा तो कोई होगा ही नहीं, जब यहीं पे मिल रहा है तो इतना ही चेक कीजिए। बाकी आप देख सकते हैं सी है, उसके बाद एल, उसके बाद एक्स, बिल्कुल सही क्रम है। सबसे बड़ा ये तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये याद कर लीजिएगा, ये कहीं कहीं पूछ देता है, ये किसके बदले क्या होता है, एम आपका डी सी एल एक्स, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ 6, फिर 3 प्लस पी कोष्टक में, फिर 4 प्लस क्यू कोष्टक में, फिर 4 प्लस आर कोष्टक में। तो किस तरीके से ये लिखा है हमें समझ में नहीं आ रहा। बाहर देखिए 6 लिखा था, दूसरे में देखिए बाहर 5 लिखा है, और फिर कोष्टक में 4 प्लस 3, 3 प्लस 2, 5 प्लस 5 लिखा है। ये कर क्या रहा है, कर क्या रहा है उस पर ध्यान देना है हमें। पहले देखिए कोष्टक के बाहर 6 लिखा था, 6 कैसे लिखा, क्योंकि ये षटभुज है, षटभुज है। यहाँ पर देखिए बाहर वाला ये षटभुज था तो बाहर 6 लिख दिया, ठीक है। अब अंदर देखिए त्रिभुज के अंदर दोस्तों पी है, तो क्या किया, त्रिभुज 3 भुजाओं वाला होता है तो 3 प्लस पी कर दिया। ऐसे ही क्यू किसके अंदर था, चतुर्भुज के अंदर क्यू था तो 4 प्लस क्यू कर दिया। ऐसे ही चतुर्भुज के अंदर फिर आर था तो 4 प्लस आर कर दिया, ठीक है, 4 भुजाओं वाला आर हो गया। इसी तरीके से सेम यहाँ पर किया, देखिए सबसे बड़ा पंचभुज था तो कोष्टक के बाहर 5 कर दिया, और उसके बाद चतुर्भुज के अंदर 3 था, 4 प्लस 3 कर दिया। फिर जो त्रिभुज के अंदर 2 था तो 3 प्लस 2 कर दिया। अब पंचभुज के अंदर 5 था तो 5 प्लस 5 कर दिया, यानी जितनी भुजाएं हैं उनको लिख रहा है और उसके अंदर जो नंबर है वो लिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये चतुर्भुज है तो यहाँ पर हम कोष्टक के बाहर पहले 4 लिख लेंगे, 4 लिख लिया आपने, चलिए ठीक है। अब उसके बाद हम ध्यान देंगे अंदर क्या क्या मैटर है। यहाँ पर देखिए पंचभुज के अंदर 3 है तो 5 प्लस 3 कोष्टक में लिख देंगे, क्लियर हो गई बात। फिर प्लस बनाएंगे, फिर देखिए यहाँ पर चतुर्भुज के अंदर क्या है, 2 है तो 4 प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है, इसको भी कोष्टक बंद, फिर प्लस बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए षटभुज के अंदर क्या है, 4 है तो 6 प्लस 4 बनाएंगे और कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक या मझला कोई भी लगा सकते हैं। अब जोड़ लीजिए, 6 4 10, 10 हो गया, और ये 4 2 6, 10 6 16 हो गया, 16 और 5 3 8, 16 8 24, 24 में अगर दोस्तों हम 4 का गुणा करते हैं तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, 4 चौक को 16 सिर्फ इसी में, यानी 24 चौक को 96 होता भी है। ऑप्शन डी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियाँ चित्र में प्रदर्शित की गई, उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर एफ के विपरीत फलक पर होगा। एफ यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, अंक वाला तो है नहीं, हम चेक करेंगे कौन सा पासा है, मानक है कि सामान्य पासा है। यहाँ पर दोस्तों हमें ये सिर्फ देखना है एफ
के बगल में यहाँ ए है, यहाँ बी है, इसके एफ के बगल में यहाँ ए है, यहाँ ई है। हमें ऐसा और डाइस चारों में से चेक कर लेना है कि जो एफ के बगल में जैसे ए ई यहाँ पर है तो कहीं और तो ए ई नहीं है, किसी पासे में तो नहीं है। अगर ए के बगल में ए भी है तो देखेंगे कहीं पासे में ए भी बिल्कुल है, यहाँ पर ए भी मिल गया। अगर दो अक्षर कॉमन मिल जाएं, सेम मिल जाएं, तो दोस्तों तीसरा डायरेक्टली एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, यानी एफ के अपोजिट सी हो जाएगा। ये सेकेंडों में विदाउट पेन और पेपर वाली ट्रिक है, ठीक है, समझ में आ गया। क्या हो जाएगा, एफ के अपोजिट सी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला, ये आप लोगों के लिए कह रहा है ई का दर्पण प्रतिबिंब इनमें कौन सा होगा, तो कमेंट कीजिए। अब इतना आसान हम क्या बताएं, ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। इसमें दोस्तों कह रहा वर्ग की संख्या, कह रहे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। जब भी वर्ग की संख्या पूछे तो एक ट्रिक हमेशा जान लीजिए। यहाँ पर ट्रिक क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या कीजिए, इस तरीके का पहले अगर है तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3, इधर से भी नंबरिंग कीजिए 1 2 3। 3 बाई 3 का है, हमें करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर लिखिए, फिर उससे छोटी वाली संख्या का स्क्वायर लिखिए, फिर उससे छोटी वाली संख्या का स्क्वायर लिखिए। 3 3 के 9, 2 दूना के 4, 1 1 अन्य 1, जोड़ लीजिए 9 7 13, 13 1 14। अब यहाँ पर दोस्तों जब भी सेम रो और सेम कॉलम रहे तो स्क्वायर करके मान निकालेंगे। अगर सेम रो और सेम कॉलम वाला सिस्टम न रहे तो वहाँ पे गुणे वाली ट्रिक लगाते हैं। जैसे 3 था तो 3 गुणे 3 लिखते, ठीक है, 2 गुणे 2 लिखते, 1 गुणे 1 लिखते, तो बात वही हो गई स्क्वायर और स्क्वायर वाली। देखिए 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया, बात वही हो गई। लेकिन सपोज कीजिए और 3 बाई 3 के रूप में न होता, 3 बाई 2 के रूप में होता, उस कंडीशन में 3 गुणे 2 लिखते, 2 गुणे 1 लिखते और 1 गुणे 0 लिखते। इस तरीके से चलते। बात समझ में आ गई। तो ये गुणे वाला ही रूल समझिए, इसको गुणे वाले रूल को समझिए, क्योंकि हर जगह यहाँ पे रो कॉलम सेम नहीं रहता, कहीं कहीं फ़र्क भी रहता है। तो क्या करेंगे, इस तरीके से गुणा करते जाएंगे आपस में एक दूसरे का। बात समझ में आ गई, इस तरीके से हम गुणा करेंगे। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ पर तो स्क्वायर वाला था तो हमने निकाल लिया 14। अब इस तरीके का देखिए 3 रोल 3 कॉलम वाला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, इसमें 14 हो गए। अब बाकी 1 2 3 4 तो बाहर 18 हो गए। तो सारी ट्रिकों को समझिए दोस्तों, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। रीजनिंग में सच में कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है रीजनिंग। अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक ही ट्रिक काम करेगी, ये वाली जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है। इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग कर दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 = 3। बस यही ट्रिक, इसी में अभी सारा आंसर आ जाएगा। देखिए एक यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐसा 3 वाला, ठीक है, एक यहाँ पर दिख रहा होगा 3 वाला, ठीक है, और एक यहाँ पर दिख रहा होगा 3 वाला, ठीक है, और एक यहाँ पे। कितने हो गए, 3 चौको 12, 12 ऑप्शन में है, हाँ है, तो क्या आंसर हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। देखिए 2 हमने त्रिभुज छोड़ा हुआ है, मैं बता देता हूँ। ये देखिए इस कार्नर पे एक त्रिभुज और इस कार्नर पे एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज आपका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 2 14। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हर चीज़ों पे ध्यान दे जाना, सिर्फ ट्रिक ही मत ध्यान दीजिए। देखिए फिगर में और क्या छूट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि 11 सितंबर 2023 को शाम 5:58 बजे से लेकर 13 सितंबर 2024 को शाम 5:49 बजे तक की अवधि का समय क्या होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इस समय को सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान। पहले ईयर को लिखेंगे, बड़े वाले को, 2024 बड़ा है, 2024 को लिखेंगे। 2023 से 2024 की तरफ जा रहे हैं तो 2024 साल को लिखेंगे और साथ साथ उसके महीने को लिखेंगे। सितंबर 9वां महीना होता है। फिर उसके बाद उसकी डेट को लिखेंगे 13, यानी दिन को लिखेंगे 13। फिर उसके बाद उसके समय को लिखेंगे 5:49, ठीक। फिर उसके बाद हम दूसरे वाले का, यानी इस पहले वाले का लिखेंगे जो कि छोटा वाला था, 2023 वाले का सब कुछ 2023 लिखेंगे। ये भी 11 सितंबर की बात कर रहा है तो सितंबर 9वां होता है और यहाँ पर 11 सितंबर लिख देंगे। और ये कितने बजे की बात कर रहा है, 5:58। यानी कि इस पूरे वाले में से, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे तभी तो हमें सारी अवधि एग्जैक्ट मिलेगी। बस घटा लीजिए। तो घटाने का तरीका पता है कि नहीं, कैसे घटाते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपका ये घटेगा नहीं, देखिए क्या दिख रहा है, 9 में से तो आप घटा सकते हैं 8, 1 आ जाएगा। लेकिन 4 अब बचा आपका 4 में से 5 को घटाएंगे, घटेगा नहीं ना, घटेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब कहेंगे कि आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। चलिए कॉमन भी ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो 1 घंटा में से जब कॉमन लिया जाता है मिनट में, तो ये 60 आकर के जुड़ेगा, 60 आकर के जुड़ेगा। जब 60 आकर के जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 109। 109 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत। 109 में से 58 घटाइए, 1 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा। अब ये 4 हो गया, यहाँ पर भी मामला फंस रहा है।
अब 4 में से 5 को घटा नहीं पाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक दिन को कॉमन लेंगे, ये दिन है, ये दिनों की संख्या है। दिन में से जब कॉमन लेंगे तो ये 24 घंटा कॉमन आएगा, न कि एक कॉमन आएगा। तो यहाँ पे 24 घंटा ये और 4 घंटा ये, 28 घंटा हो गया। 28 में से दोस्तों 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 घंटा बचेगा। क्लियर हो गया। 23 घंटा 51 मिनट, 23 घंटा 51 मिनट 2 में है, वरना इसी से हमारे जो है आंसर आ जाता। अब यहाँ पर दोस्तों क्या था, 13 की बजाय 12 बच गया। अब 12 में से 11 निकालेंगे तो 1 बचेगा, ये 0 बचेगा इस, और यहाँ पर 1 साल बचेगा। 2024 में से 2023 घटाएंगे 1 साल, यानी कि जो अवधि का समय हो जाएगा 1 साल 1 दिन 23 घंटा 51 मिनट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 2024 होता है, 2024 को पूछ रहा है ना कि शाम 5:49 बजे तक की अवधि का समय, तो 2024 लीप ईयर होता है। और लीप ईयर में आप जानते हैं कितना दिन होता है, 366 दिन होता है। तो ये जो 1 साल आया है, एक ईयर आया है और 1 दिन आया, तो यहाँ पर 366 दिन होगा और 1 दिन ये जो आया है 367 दिन, तो ये टोटल हो गया। अब बाकी 23 घंटा 51 मिनट, 367 दिन 23 घंटा 51 मिनट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या घड़ी का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कर रहा है, रात के 10:15 18 सेकेंड बजे घंटे और मिनट की सुई से बने छोटे कोण की माप, छोटे कोण की माप पूछ रहा है। क्या बज रहा है, 10:15 के करीब। 10 का मतलब ये आपका हो गया, 10:15 ये आ गया। और सेकेंड वाली सुई कितने पे कह रहा है, अप्रॉक्स 18 पे सेकेंड वाली सुई ये आपकी हो गई। ठीक है, तो ये कोड पूछेगा इसके बीच के मिनट की सुई से बने घंटे और मिनट की सुई वाला कोड पूछ रहा है, ये छोटा कोड पूछ रहा है, और ये एक बड़ा कोड ये हो जाएगा। ठीक है, 2 कोड बनेंगे, एक छोटा बनेगा एक बड़ा। तो छोटे कोड की माप पूछ रहा है, तो एक सिंपल सा सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, थीटा बराबर 60h अंतर 11 मिनट बटे में 2, यही होता है। अब चूंकि यहाँ पे 18 सेकेंड दिया हुआ है तो उसको भी हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी जो घंटा दिया वो 10 घंटा, 10 को हम 60 से गुणा कर देते तो 600 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बनाइए। और यहाँ पर 11 मिनट, 11 गुणे क्या करेंगे हम, यहाँ पर 15 मिनट ऑलरेडी और 18 सेकेंड भी क्या करेंगे हम दोस्तों, मिनट में कन्वर्ट कर देते तो 18 बटे में 60 हो जाएगा। सेकेंड का कोई इसमें सूत्र में यूज़ नहीं है, तो हर हाल में सेकेंडों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। काट लीजिए, ये आपका 36 के 18, ये 10, 150 153 बटे में 10 हो जाएगा। क्लियर। अब बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो क्या बन रहा है, काट लीजिए, 11 तियाँ 33 हो जाएगा, 11 तियाँ 33, 11 5 55, 55 3 58, 11 1 11, 11 और 5 16, यानी कि 168.3 अंतर 600। ठीक है, अब बटे में 2 घटा लीजिए, देखिए घटाने पर कितना आएगा, 7 आएगा, और यहाँ पे 10 लगा लीजिए, 7 आया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका दोस्तों, आपका 7 आ गया, उसके बाद ये 9 बचा तो 1 आएगा, और उसके बाद 6 है, यहाँ पर भी 9 बचा तो 3 आएगा, और यहाँ पर 5 बचा, 431 बटे में 2 भाग दीजिए। 2 दूना के 4, 2 एकन्ने 2, 2 दूना के 4, 2 एकन्ने 2, 2 5 10। ठीक है, 2 दूना के 4, 2 एकन्ने 2, 1 बचा, 2 5 10, और 2 8 16, 2 5 10, 215.85 आया। ये बड़े वाले कोण की माप आ गई है। तो बड़े वाले कोण की माप 215.85 आई है, और टोटल आप जानते हैं कि 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। तो उसमें से हम क्या करेंगे, 215.85 को घटा देंगे। 85 को घटाएंगे, हर हाल में 15 दशमलव के बाद 15 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, घटा लीजिएगा। क्लियर हो गई। ये जो 215.85 आया था, ये बड़े कोण की माप आई थी, जबकि पूछ रहा है कोष्टक में, क्वेश्चन में छोटे कोण की माप क्या होगी। तो बस 360 डिग्री का होता है पूरे आपके सर्किल में, तो उसी में से इसको घटा लेना है, छोटे कोण की माप आ जाएगी। आंसर हो गया क्लियर। चलिए अगला क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखिए, ब्रह्मांड है, पृथ्वी, आकाशगंगा है, मानव। तो अब मुझको बताइए, मानव कहाँ रहते हैं, आप कहेंगे पृथ्वी पर रहते हैं। अब पृथ्वी किसके अंतर्गत है, आप कहेंगे कि आकाशगंगा की ब्रह्मांड, ये बताइए मुझको। आकाशगंगा, आकाशगंगा। अब आकाशगंगा किस में आता है, ब्रह्मांड में आता है, यानी पहले नंबर पर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में आती है आकाशगंगा, 3 नंबर। अब उसके बाद आकाशगंगा में पृथ्वी, पृथ्वी पे मानव। ये सही आपका क्रम हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, मैंने आंसर झूठ मूठ का बता दिया, कमेंट आप लोगों को करना चाहिए था। 1 3 2 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉज और स्मॉल वाला है। देखिए कैसे इसको क्वेश्चन के अनुसार करेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन कहेगा उसी हिसाब से हम चलेंगे। क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति एक समूह में खड़े हुए हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ए डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। क्या कह रहा है, ए जो है ए डी से लंबा है, डी से लंबा है तो डी को नीचे रखेंगे, ए को ऊपर, लेकिन एफ से छोटा है तो एफ को हम ऊपर रखेंगे ए से। ए को कह रहा है कि डी से तो लंबा है लेकिन एफ से छोटा है, तो बड़े वाले को ऊपर है, छोटे वाले को नीचे रखते जाएंगे। ग्रेटर लेस चिन्ह का भी यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीका। चलिए एक नया तरीका मैं बता रहा हूँ, ये कुछ और आसान है। आगे कह रहा है कि सी जो है ई से छोटा है और बी से लंबा है।
सी को क्या कह रहा है, ई से छोटा है, बी से लंबा है, जो कि एफ से लंबा है। बी को कह रहा है कि एफ से लंबा है, बी को यहाँ पर इंडिकेट करके कह रहा है। देखिए सी को कह रहा है कि ई से तो छोटा है लेकिन बी से लंबा है। सी को कह रहा है कि ई से तो छोटा है, सी को कह रहा है कि ई से तो छोटा है, ई से तो छोटा है। सी को कह रहा है कि ई से तो छोटा है लेकिन बी से लंबा है, और बी को कह रहा है कि एफ से दोस्तों लंबा है। तो इस तरीके का मैंने क्रम बना दिया, कोई दिक्कत यहाँ पर आसानी से बन गया ना। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए और उसको समझ के सॉल्व करते जाइए। देखिए मैंने डायरेक्ट सी और ई में रिलेशन नहीं निकाला, पहले आगे मैंने पढ़ा क्योंकि सी ई यहाँ पे था नहीं, फिर मैंने देखा कि बी लंबा है एफ से, यहाँ पर कह रहा है, तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, बी को एफ के ऊपर रख दिया और उसके बाद फिर पीछे आया। पीछे में जब आ रहा हूँ तो कह रहा है कि ई सी जो है ई से छोटा है लेकिन बी से लंबा है, तो सी को मैंने क्या किया, बी से लंबा कर दिया और ई से छोटा दिखा दिया। क्लियर हो गई बात। आगे क्या कह रहा है, केवल एक व्यक्ति ई से लंबा है, यानी ई के ऊपर भी एक व्यक्ति है। चलिए जगह नहीं है यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ। ई के ऊपर एक व्यक्ति है वैसे डैश दे करके, और केवल 2 व्यक्ति डी से छोटे हैं, यानी नीचे भी 2 व्यक्ति अभी बचे हुए हैं। तो कह रहा है यदि इस समूह में कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं है तो समूह में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, जोड़ लीजिए। एक तो ई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्यक्ति। 9 व्यक्ति कहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, समझ में आई। अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कह रहा है कि ए सी ई जी ए जे एल एन और ओ एक वर्गाकार मेज़ के चारों ओर मेज़ के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जैसे ये वर्गाकार मेज़ है, ठीक है, इसमें मुख किधर है, केंद्र की तरफ मुख है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है लेकिन इसी क्रम में हो आवश्यक नहीं, यानी जिस क्रम में क्वेश्चन में ये लिख दिया है जरूरी नहीं कि इस क्रम में हो, बल्कि आगे जो कहेगा उस क्रम में उसको सेट करना है। आगे कह रहा है इनमें से कुछ मेज़ के कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ मेज़ की भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं, यानी कुछ तो ऐसे कोने पर बैठे हैं, ठीक, और यहाँ पर मध्य पे बैठे, ऐसे मध्य में भी बैठे हैं, कोने पर भी बैठे हैं, ठीक है। तो कितने बंदे हो रहे हैं, देखिए तो इतने बंदे हो गए, 3 3 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, बिल्कुल सही है। इस तरीके से बैठेंगे। अब जब केंद्र की तरफ मुख है तो दायां इनका किधर होगा, जिधर मैं डैश बना रहा हूँ, जिधर मैं डाट बना रहा हूँ उधर इनका दायां है, जिधर मैंने डाट नहीं बनाया वो उनका बायां। एक छोड़े ऐसे डाट बना दिया जाता है। जब भी केंद्र की तरफ मुख रहेगा तो अपने दाएं तरफ से नीचे से शुरू करेंगे डाट बनाना, एक छोड़े इस तरीके से डाट बना देंगे, वो उनका दायां, और जिधर डाट नहीं बना वो उनका बायां। आगे कह रहा है कि ए और जी दोनों ई के ठीक बगल में बैठे हैं, यानी कि ई को जब तक हम बीच में नहीं रखेंगे इस तरीके से तब तक ए और जी के बगल में होगा नहीं, इस तरीके से। अब हो सकता है कि जी इधर हो ए इधर हो, क्योंकि दायां बायां कुछ कहा नहीं है तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है। अभी आगे सेट कर लेंगे, अभी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। आगे कह रहा है ए जो है सी के बाईं बगल में बैठा है। क्या कह रहा है, ए ठीक बगल में बैठा है, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए क्या कह रहा है, सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर। दोस्तों अब ए को हम कहाँ रखेंगे, अगर यहाँ पर है तो सी हर हाल में बगल में यहाँ पर आएगा, तो सी के दाईं ओर हो जाएगा, न कि बाईं ओर, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। ए को हमें इधर रखना चाहिए था जो कि नीचे वाला दिया हुआ है। तो चलिए उसको सेट कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जी को इधर रखिए और ए को इधर रखिए, तब हम सी को यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, ए जो है सी के बाईं ओर। अब सी के बाईं ओर ए आ गया और ठीक एकदम बगल में बैठा है, बैठ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से सेट करते हैं कौन किसके बाईं ओर बगल में दिया हुआ, कौन किसके दाईं ओर। क्वेश्चन ये नहीं कि आपने रख दिया तो समझिए वो 100% सही हो गया, नहीं, हो सकता कि गलत हो। तो एक लाइन और आगे जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, 1 2 लाइन, कि हमने क्या सही किया क्या गलत। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है सीटिंग अरेंजमेंट का। क्या कह रहा है, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा, हो गया। आगे कह रहा है कि ओ जो है जे के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्या कह रहा है कि ओ जो है जे के दाईं ओर, अब जे यहाँ पर नहीं है, ए ओ नहीं है, तो उसको अभी छोड़ देंगे उस लाइन को। अभी समझ में नहीं आएगा कि ओ को कहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहाँ रखें, तो इसलिए उसको अभी छोड़ेंगे, क्योंकि और हो सकता है कुछ रिलेशन हो। आगे क्या कह रहा है, जे जो है एन और एल के ठीक बगल में बैठे हैं। जे क्या कह रहा है, जे और एन दोनों एल के ठीक बगल में है, एल के ठीक बगल में। तो एल को जब तक हम बीच में नहीं रखेंगे, यानी एल को हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, तब तक क्या होगा, जे और एन दोनों के बीच में ये आएगा नहीं। क्लियर है बात, यहाँ पर कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम रिलेशन ओ और जे का देखेंगे, जो हमने एक लाइन ऊपर छोड़ी है। क्या कहे, ओ जो है जे के दाईं ओर ठीक बगल में है, ओ जो है जे के दाईं ओर ठीक बगल में ओ है। तो दोस्तों बात बन गई। अगर हम जे को यहाँ पर लिख दिए होते और एन को यहाँ पर लिखे होते और एल को बीच में, तो दोस्तों उस कंडीशन में जे को हम दाईं ओर नहीं रख पाते, क्योंकि वहाँ पे एल होता तो बाईं ओर वाली स्थिति भी खाली नहीं थी, वहाँ पे सी है। तो जे को हमने यहाँ पर रखा क्योंकि इसके बगल में ओ को रखना था दाईं ओर। दाईं ओर जिधर देखिए डाट है उधर ही दाईं ओर है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही इसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब यहाँ पर हमने ओ को रख दिया। अब कोई बाकी है जगह, कोई भी बाकी नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है। जी यहाँ पर है, इसका बायां इधर है, इसके बाईं ओर ठीक बगल में ओ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका सिलोजिज्म का। सिलोजिज्म में कथन को पढ़ते जाइए और डायग्राम बनाते जाइए। क्या कह रहा है, कोई केक पाई नहीं है,
यहाँ पे हमने केक बना दिया, कह रहा है कि कोई केक क्या है, पाई नहीं है। चलिए ठीक है। आगे कह रहा है सभी केक क्रीम है, ये सभी का सभी केक को क्या बना रहा है, क्रीम बना रहा है। चलिए ये भी ठीक है। आगे कुछ क्रीम खट्टे हैं और कुछ क्रीम को खट्टा बना रहा है, तो कुछ क्रीम का हिस्सा लेकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पे खट्टा बना देंगे। बन गया डायग्राम आपका। अब देखिए निष्कर्ष से मिलाइए कौन सा निष्कर्ष डायग्राम को सेटिस्फाइड कर रहा है, तभी निष्कर्ष वो सही होगा वरना गलत होगा। कह रहा है सभी केक खट्टे हैं, सभी केक कहाँ से खट्टे हो जाएंगे, जबकि कह रहा है कुछ क्रीम खट्टी है, तो ये तो आंख बंद करके आप गलत काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर केक और केक खट्टे का कोई मिलन भी नहीं है, ना क्वेश्चन में इस टाइप की बात भी कहा है। आगे कह रहा है कुछ केक खट्टे हैं, कुछ केक खट्टे कहाँ होंगे, कोई मिलन हो रहा है खट्टे और केक का, नहीं कथन में इस टाइप का कोई सेंटेंस उसमें है, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक और दो दोनों क्या है, न तो एक न तो दो, निष्कर्ष का अनुसरण नहीं करते। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या है, वेन डायग्राम का क्या निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। सितार है, हार्प है, वाद्य यंत्र है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सेंटेंस दिया, जो आपका वर्ड दिया हुआ है, जो आपका शब्द दिया हुआ है, वो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, वो क्या चीज़ दी हुई है, ये जब तक नहीं समझ में आएगा आप डायग्राम बना ही नहीं पाएंगे। सितार बजाने वाला यंत्र, हाथ बजाने वाला, यानी ये दोनों के दोनों संगीत यंत्र है। वाद्य यंत्र क्या होता है, जो संगीत यंत्र के यानी संगीत यंत्र जिसको कहा जाता है वही वाद्य यंत्र होता है। तो अब मान लीजिए कि ये वाद्य यंत्र हो गया, हार्प भी वाद्य यंत्र होता है और सितार भी वाद्य यंत्र होता है। दोनों के दोनों वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएंगे, यानी कि दोनों क्या होते हैं, संगीत वाले औजार हैं, यंत्र हैं। सितार भी और संगीत वाला यंत्र है, हार्प भी संगीत वाला यंत्र है। और वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन आएंगे, दोनों के दोनों, क्योंकि वाद्य यंत्र वही होते हैं जो संगीत वाले यंत्र होते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके का ही डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, ये कुछ अलग मैंने क्वेश्चन कराया, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ रहा था, और यहाँ पर भी चांसेस बनते हैं सीटेट, एसएससी, जीडी और रेलवे के एग्जाम में भी इस टाइप के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आने के। क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि x% y का मतलब है एक्स वाई का बेटी है, एक्स वाई की बेटी है। x@y का मतलब है एक्स वाई की पत्नी है। $y का मतलब है एक्स वाई का भाई है। एक्स एंड का मतलब है एक्स वाई का पिता है। तो कह रहा है उपर्युक्त जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सी अभिव्यक्तियां इंगित करती है कि KH का ससुर है। अब हमें ऑप्शन में से ही चेक करना है कि कौन किसका ससुर है, कौन KH का ससुर है। तो यहाँ पर पहले वाले से अगर हम देखें तो क्या है, H@P है। तो H@ की जगह हम क्या लिखेंगे, @ का मतलब क्या है, पत्नी। पत्नी किसकी है, P की। H P की पत्नी है। और डॉलर यहाँ पर दिया हुआ है, डॉलर का मतलब क्या दिया हुआ है दोस्तों, भाई है, यानी कि P जो है J का भाई है, P J का भाई है। और उसके बाद एंड का मतलब क्या, पिता, यानी J किसका पिता है, वो देखिए J किसका पिता है दोस्तों, L का। और प्रतिशत का मतलब बेटी, यानी L बेटी है किसकी, K की। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, H जो है पत्नी है P का, P भाई है J का। तो उस कंडीशन में जो है J P का H का क्या लगेगा, आप कहेंगे कि उस देवर लगेगा, ठीक है, क्योंकि भाई है J और J जो है पिता है L का। J जब पिता है L का और L बेटी है K की, तो जब J पिता हो गया तो इस कंडीशन में यहाँ पर K क्या हो जाएगी, इस J की पत्नी हो जाएगी। तो जब ये पत्नी हो गई, ये फीमेल हो गई, तो किसी कंडीशन में KH का ससुर हो ही नहीं सकता। तो पहला आप गलत काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपने पहला चेक कर लिया, पहला आपका क्या है, गलत है। दूसरे को चेक कर लेते हैं इसी तरीके से, दूसरे को चेक करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए H क्या है, यहाँ पर देखिए ये भी कंडीशन वही बन रही, H J का क्या है, H जो है J की पत्नी हो गई, ठीक है, क्योंकि वही निशान @ और J $L, यानी J क्या हो गया, भाई हो गया L का। यहाँ पर भी वही हाल है, J L का भाई है। फिर प्रतिशत P है, यानी कि L जो है P की क्या है, बेटी है। L क्या है, P की बेटी है। वही तो कह रहा है कि देखिए प्रतिशत क्या कह रहा है, एक्स वाई की बेटी है, तो L क्या है, P की बेटी है। तो इस कंडीशन में अगर देखें, मान ली कि इसका भाई है और ये इसका पिता हो गया, यानी कि ये जो अगर होता P यहाँ पर H का ससुर बन रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए H जो है J की पत्नी है, तो इसकी जो ये बहन या भाई कुछ होगा L, यानी या ननद होगी या देवर होगा। और जब ननद और देवर का जो पिता होगा वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, H का ससुर होगा। तो P H का ससुर होगा, यहाँ पर भी KH का ससुर नहीं बन रहा है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देख लेते हैं तीसरे में, तीसरा भी कह रहा है कि H जो है J का क्या है, पति है, ठीक है। H जो है पत्नी है, H पत्नी है किसकी, J की। और J क्या है, J जो है भाई है, देखिए वही $वाला चिन्ह है, J भाई है L का। और L क्या, L जो है यहाँ पर बेटी है,
प्रतिशत वाला, बेटी है किसकी, के की। यहाँ पर हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एच जब पत्नी है जे की और जे भाई है एल का, यानी इस कंडीशन में दोस्तों क्या हो जाएगी, एल चूंकि बेटी है तो एल जो है ननद हो जाएगी किसकी, इस पत्नी की। एच की ये ननद हो गई और ननद के पिता हर हाल में ससुर होंगे, यानी कि ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से दोस्तों आपको बहुत फास्ट चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तब जा करके आंसर आएगा। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। क्लियर होगी बात, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या कह रहा है दोस्तों, दिशा दूरी। दिशा दूरी दाईं ओर पूरब, बाईं ओर पश्चिम, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर। फटाफट कर लेते हैं इसका काम तमाम। कह रहा राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। पश्चिम की ओर मतलब इधर चलना शुरू करता है, ठीक है, इधर एक बार और बना लेता हूँ। पश्चिम की ओर मतलब इधर चलना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद वो बाईं ओर मुड़ता है। जब बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे आएगा, ठीक है, बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे आएगा। और फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर जाएगा, ठीक है। देखते जाइए, देखिए नीचे की जो दिशा होती है दक्षिण दिशा होती है। जब पहले बाईं ओर मुड़े तो हम नीचे आए, नीचे आए। देखिए पश्चिम की ओर खड़े हैं तो बाईं ओर मुड़ेंगे तो नीचे आएंगे। और नीचे की दिशा दक्षिण की होती है। दक्षिण की ओर कह रहे दाईं ओर मुड़ेगा, दक्षिण की ओर आपकी दिशा का उल्टा हो जाता है। आपका जिधर दाएं उसका बाएं, आपका जिधर बाएं उसका दाएं। तो वह दाईं ओर मुड़ने के लिए कह रहा है तो आप अपने बाईं ओर मुड़ेंगे, ठीक है। फिर आप ये पश्चिम दिशा में जाने लगा, फिर कह रहा फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। फिर पश्चिम दिशा में जाएंगे, बाएं मुड़ेंगे तो नीचे आ जाएंगे। और फिर वो कह रहा है दाईं ओर मुड़ता है। फिर दाईं ओर मुड़ेंगे दक्षिण दिशा में तो अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगे। कह रहा है कि वो कितनी बार दक्षिण दिशा में मुड़ा। दक्षिण दिशा नीचे की साइड है, नीचे की साइड में वो एक बार दो बार मुड़ा दिख रहा है कि नहीं, मैं ग्रीन से इंडिकेट कर, एक बार ये दक्षिण दिशा में मुड़ा, एक बार ये दक्षिण, 2 बार। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखनी चाहिए। यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा शब्द, इसको हम चेक करते हैं। जैसे 7 से 9 बना, आप कहेंगे कि +2 हुआ, 9 से 11 +2, बड़े मजा, ये तो बहुत आसान है। लेकिन ये क्या हो गया, ये तो 42 72 हो गया, बात नहीं बनी। एक काम करते हैं, ऐसे जब ज़्यादा नंबर आने लगे तो सामने पर ध्यान दीजिए। जैसे मैं सामने भी ध्यान देता हूँ, 7 से 42 बना है। 7 से 42 आप कैसे बना सकते हैं, आप कहेंगे 7 का स्क्वायर कीजिए और 7 को घटा दीजिए, चलिए 42 आ जाएगा, बात सही है। इसी तरीके से 9 से 72 कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे 9 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 घटा दीजिए, 9 9 81 में से 9 घटाएंगे 72 आ जाएगा, बात सही है। फिर यहाँ पर सेम वही लॉजिक लगाएंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे और 11 घटा देंगे, 11 11 हम 21 में से 11 घटाएंगे 110 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। अगला यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि UE5, देखिए 5 आप जानते हैं कि ई 5वें नंबर पर होता है और उसी के बीच में ये 5 दिया हो। F4, F लेकिन 4 नंबर पे नहीं होता है, 6 पे होता है, यानी वो नंबर नहीं दिया हुआ है, छोड़िए वो नंबर नहीं दिया हुआ है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग करते हैं। पहले UTSR वाले नंबरिंग से चेक कर लेते हैं क्या है। UTSR पहला अक्षर निकाल लेते हैं इससे। यहाँ पे 21, यहाँ पे 20, यहाँ पे 19, यहाँ पे 18, यानी कि नेक्स्ट आएगा Q, क्योंकि 17 आना चाहिए। पहला हमारा पता चल गया, ठीक है, पहला सीरीज से पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए E आपका क्या है, 5 है, F6 है, G 7 है, H 8 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 से 6 बना, 6 से 7, 7 से 8, ये भी कुछ है ही नहीं। उसके बाद 9 बनेगा, यानी I बनेगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर देखिए यहीं पे गड़बड़ी कर देंगे। QI दोस्तों सब में है, देखिए मैं खुद मिस्टेक करने जा रहा था। QI सब में है, कोई I4 लिखा है, I1 है, I7 I8 है, तो वो निकालेंगे हम E5 F4 G6 H3। मैं कहा इतना आसान क्वेश्चन फटाफट आ रहा है, क्या बात है। यहाँ पे देखिए अब इस नंबर को हम कैसे, बेस वाले नंबर को निकालेंगे। 5 से 4 बना, -1, 4 से 6 नहीं बनना है। एक काम करते हैं, ऐसे करते, एक छोड़ एक से, 5 से 6 बनेगा +1, ठीक। 6 से अगला क्या बनेगा, 7 बनेगा +1, तो हमें मिसिंग वाला निकालना है, +1 7 बन जाएगा, यानी I7 आएगा। I7 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर देखिए F से 4 है, उसके बाद 3 है, तो ये आपका जो जाएगा ये बहुत आगे चला जाएगा, यानी कि I7 के बाद वाला अगर लाना रहेगा तो वो आएगा, तो उससे हमें कोई मतलब है ही नहीं। तो क्यों I7, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये तो आप लोगों को कमेंट करना, मैं एक तो बताऊंगा, बाकी आपको कमेंट कर देना। इसमें विषम कौन है, बस ये पूछ रहा है, विषम की पहचान करें। यहाँ पर दिया हुआ पहले नंबर पर ए में दिया हुआ है कि 1 5 9 5, यहाँ पर दिया हुआ AEI। यहाँ पे सीरियल क्रम है, ए पहले नंबर पर, ई 5वें नंबर पर, आई 9वें पे, ई 5वें पे। आपको सीरियल क्रम याद है तो उससे मिलाइएगा, एक में किसी में गलत निकलेगा, उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 67 को अगर 1764 लिखा जाता है, 93 को 729, तो 74 का मान क्या होगा। 67 को हमने आखिर 1764 कैसे लिखा, अगर 67 का स्क्वायर करेंगे, ये बड़ी संख्या स्क्वायर करके ही पता चलेगा, तो स्क्वायर वाली ट्रिक भी जान लेते हैं। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 7 49, और 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 4 को 36, फिर दोनों का गुणा, 7 6 का 42, दूना के 84, 6 7 का गुणा करेंगे और 2 का उसमें गुणा करेंगे, कितना आ गया 84। अगर जोड़ते हैं तो 9 4 4 8, 8 6 14,
और 44 नहीं बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि स्क्वायर ही है लेकिन दूसरे रूप से स्क्वायर ही है। हम क्या करते हैं, इसको 6 गुणे 7 कर देते हैं, दोनों अंकों को गुणा कर देते हैं तो 7 6 का 42। अब 42 का स्क्वायर करके देख लीजिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको 2 अंक में कन्वर्ट करना है तो इधर 0 लगा देंगे। इसको 2 का अंक में ही कन्वर्ट करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 का 2 अंक में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए बाईं साइड 0 पर फर्क नहीं पड़ेगा। 4 चौको 16, ठीक। अब 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 4 6 7 1 17 64, बिल्कुल परफेक्ट एकदम। अब यहाँ पर 9 3 का देख लीजिए, 9 3 के 27 हो जाएगा। 27 का क्यूब 27 का स्क्वायर 729 आता है, इतना तो याद ही होगा। अब 74 का कर लेते हैं। 74 का भी क्या करेंगे, 7 गुणे 4 करेंगे, 7 चौको 28 हो जाएगा। 28 का स्क्वायर कितना आता है, 68 ठीक है, 68 हो जाएगा। लिख दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा। इसको 2 अंक में नहीं बनाना है, इसको बाईं साइड 0 नहीं लगाना, इसे छोड़ देंगे। इधर वाला अगर 1 अंक में आएगा तो उसको हर हाल में 2 अंक में कन्वर्ट करने के लिए बाईं साइड 0 लगाना है आपको। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देखिए, 8 दूना 16, 16 दूना के 32, कितना हो गया, 4 8 7, 784। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फादर को SDI लिखा जाता है तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसका F है या S है। F अगर दोस्तों छठे पर है तो S 19वें पे होता है। 6 और 19 कितने का फ़र्क है दोस्तों, आप कहेंगे A है। A से D बन रहा है, यहाँ पर तो मामला गड़बड़ है। मामला यहाँ पे उल्टा ही क्रम दिख रहा है ना, ये यहाँ पे नंबरिंग में कोई पैटर्न बन रहा है। तो एक काम करते हैं, एकदम उल्टा हम सोचते भी हैं। जैसे F यहाँ पर है, यहाँ पर E है, उल्टे उल्टे में देखते हैं। तो आप कहेंगे F से E बन रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। 6 से 5 हो रहा है। तो A है, A से B बन रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है। T है, T से दोस्तों S बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। फिर H है, H से जो है I बन रहा है, यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद E से दोस्तों D बन रहा है, -1। देखिए, एक +1 हो रहा है, एक -1 हो रहा है, इस तरीके से काम बन रहा है, एक प्लस एक माइनस, यानी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, लास्ट से। जैसे S है, S क्या है आपका जो है S से क्या होगा, यहाँ पे -1 होगा। S 19 पे होता है, -1 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18वें स्थान पर R, लास्ट वाला हमारा मिल गया R। क्लियर है, स्मॉल में लिखिए। चलिए, स्मॉल में दिया हुआ है तो R। फिर I वाला क्या करेंगे, +1 करेंगे। इसमें +1 करेंगे, I 9 पे होता है, +1 करेंगे 10, 10 पे J होता है। क्लियर। S हो गया, S फिर वही बात हो गई 19, इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो R। फिर T आ गया, T वाले में क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो U हो जाएगा, क्योंकि T 20 पे होता है, एक प्लस करेंगे 21 हो जाएगा। फिर दोस्तों E आ गया, E क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो E में माइनस कीजिए तो ये आपका D हो जाएगा, क्योंकि 5 पे होता है, -1 करेंगे 4। फिर अगले वाले में प्लस करेंगे तो S आ जाएगा, S कैपिटल बनाना है, SDURJR, जो कि ऑप्शन बी में मुझको दिख रहा है। SDU, हाँ, ऑप्शन बी में दिख रहा हो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। लास्ट वाले से उल्टे क्रम से ये घट रहा था, बढ़ रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंधों को सही तरीके से पूरा करेगी। कह रहा है 15 से 65, 24 से यहाँ पे क्या बनेगा। 15 से 65 बनाने के लिए 15 3 45, 15 चौको 60। अगर 4 का गुणा करते हैं और 5 जोड़ते हैं तो 65 बन जाएगा, यानी 15 गुणे 4 + 5 होगा। इसी तरीके से 24 में क्या करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, 4 से गुणा करते हैं तो आप कहेंगे 96। 96 में अगर 5 जोड़ते हैं 96 में तो 101 आएगा, जो कि 3 दिया हुआ नहीं होगा, बात नहीं बन रही है। दूसरा सिस्टम ये लगेगा कि कुछ और सोचते हैं। जैसे मैं 15 को बनाने के लिए और क्या कर सकता हूँ, आप कहेंगे कि 4 का स्क्वायर कीजिए, -1 कर दीजिए, 15 आ जाएगा। 4 चौको 16। 65 बनाने के लिए 4 का अगर मैं क्यूब करूँ और +1 कर दूँ तो 65 आपका बन जाएगा। ये क्रम अगर इस अप्लाई करूँ इस वाले में तो 24 किसके करीब है, आप कहेंगे 5 के स्क्वायर के। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 1 घटा दीजिए, 24 आ जाएगा। तो अगला पैटर्न इसी हिसाब से ही सोचना है, यानी 5 का क्यूब करना है और +1 कर देना है। 50 25 5 125, 126 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट कह रहा है लोहे का जो रासायनिक सूत्र जैसे Fe होता है, वैसे चांदी का रासायनिक सूत्र सिल्वर का क्या होगा। इसका आंसर भी आप लोगों के लिए कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई। मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।